हेलो स्टूडेंट्स, ई विद्या वीकली करंट अफेयर सेशन में मैं विवेक सक्सेना आपका स्वागत करता हूं। आज के इस करंट अफेयर्स के सेशन में प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न जैसे फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी, आरबीआई के डिप्टी गवर्नर, जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री से संबंधित प्रश्नों को शामिल किया गया है। आइए प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 का पुरुष एकल खिताब विजेता है। पहला ऑप्शन है नोवाक जोकोविक, दूसरा ऑप्शन है राफेल नडाल, तीसरा ऑप्शन है डोमिनिक थियम और चौथा ऑप्शन है रोजर फेडरर। तो यहां पर जो सही विकल्प है तो फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 का पुरुष एकल खिताब जो है वो राफेल नडाल ने जीता है। राफेल नडाल ने फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 का पुरुष एकल खिताब जीता है। अब हमें यह मालूम होना चाहिए कि उन्होंने किसे पराजित किया है। तो राफेल नडाल ने जो है वो नोवाक जोकोविच को पराजित कर फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 का पुरुष एकल खिताब जीता है। एक बात हमें और प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से मालूम होनी चाहिए कि ये जो खिलाड़ी हैं वो किस देश के हैं। तो राफेल नडाल जिन्होंने ये टूर्नामेंट जीता है ये जो है स्पेन के खिलाड़ी हैं। मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं, ये स्पेन के खिलाड़ी हैं और इन्होंने जो है पराजित किया है या उपविजेता बने हैं नोवाक जोकोविक, ये सर्बिया के खिलाड़ी हैं। तो पहला स्थान राफेल नडाल का रहा जो कि विजेता रहे और उपविजेता जो है वो नोवाक जोकोविक रहे। अच्छा, डोमिनिक थियम जो है वो ऑस्ट्रिया के खिलाड़ी हैं। अब प्रश्न किस तरह से बन जाता है कि डोमिनिक थियम जो है उनका किस देश से संबंध है। प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी डोमिनिक थियम का संबंध किस देश से है तो वो ऑस्ट्रिया के खिलाड़ी हैं। और रोजर फेडरर जो हैं वो स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी हैं। रोजर फेडरर जो हैं वो स्विट्जरलैंड के टेनिस खिलाड़ी हैं। यहां पर एक और महत्वपूर्ण बात हुई है इस टूर्नामेंट में कि राफेल नडाल ने जो है वो ये अपना 20वां ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीता है और इससे पहले जो 20 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीते थे वो 20 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट रोजर फेडरर ने जीते थे। तो राफेल नडाल ने इस रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। मतलब रोजर फेडरर के 20 जो ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट थे उस खिताब की भी बराबरी कर ली है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 की महिला एकल खिताब किसने जीता है। ऑप्शन ए इगा स्वियातेक, ऑप्शन बी सोफिया केनिन, ऑप्शन सी सिमोना हालेप और ऑप्शन डी नाओमी ओसाका। तो यहां पर जो विकल्प सही है वो है इगा स्वियातेक। इगा स्वियातेक ने फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट का महिला एकल खिताब जीता है। अब उन्होंने पराजित किसे किया है तो उन्होंने सोफिया केनिन को पराजित किया है। पहले स्थान पर रहे इगा स्वियातेक और दूसरे स्थान पर रही सोफिया केनिन। प्रश्न कभी कभी इस तरह भी पूछ लिया जाता है कि फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट महिला एकल की उपविजेता कौन है। विजेता ना पूछ के तो हमें प्रश्न को ध्यान से पढ़ना भी चाहिए कि उसमें हमने जल्दी में क्या पढ़ लिया और हमने क्या मान लिया कि विजेता पूछा है। तो हमें प्रश्न में यह भी ध्यान रखना चाहिए कि पूछा क्या गया है। तो अगर हमसे उपविजेता पूछा जाएगा तो उपविजेता जो है वो सोफिया केनिन रही और विजेता पूछा जाएगा या खिताब किसने जीता तो इगा स्वियातेक रहेगी। अब जैसा कि मैंने अभी पहले बताया था कि हमें इन खिलाड़ियों के किस देश के हैं यह भी मालूम होना चाहिए। प्रश्न किस तरह से फ्रेम हो जाता है कि फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट महिला एकल का खिताब जीतने वाली इगा स्वियातेक किस देश की खिलाड़ी है। तो हमें उनके किस देश की खिलाड़ी हैं यह भी तथ्य हमें मालूम होना चाहिए। तो इगा स्वियातेक जो है वो पोलैंड की खिलाड़ी, इगा स्वियातेक जो है वो पोलैंड की खिलाड़ी है और इन्होंने जिसे पराजित किया है सोफिया केनिन वो अमेरिका की खिलाड़ी है। और सिमोना हालेप जो हैं वो भी एक प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी हैं, वो रोमानिया की खिलाड़ी है। वो सिमोना हालेप जो है वो रोमानिया की प्रसिद्ध महिला टेनिस खिलाड़ी है। और नाओमी ओसाका जो है वो जापान की प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी है। तो हमें सभी मुख्य जो टेनिस खिलाड़ी हैं महिला या पुरुष उनके देश का भी हमें पता
होना चाहिए। अब यहाँ पे और क्या क्या इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट, रिलेटेड फैक्ट क्या क्या हो सकते हैं, क्योंकि इन्होंने जो इगा स्वितेक ने जो ये टूर्नामेंट का महिला एकल खिताब जीता है, तो ये पहली खिलाड़ी बन गई है ग्रैंड स्लैम, इस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट को जीतने वाली ये पहली महिला खिलाड़ी है। और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात क्या है कि ये केवल अभी 19 वर्ष की हैं और इन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा अभी हाल ही में दी है। जब ये 19 वर्ष की हैं तो इन्होंने एक रिकॉर्ड और बनाया है। 1992 के पश्चात 1992 के मोनिका सेलेस के जीत के पश्चात ये पहली महिला चैंपियन बनी है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। हाल ही में किसे भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है? अक्टूबर 2020 में किसे रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए शक्तिकांत दास, ऑप्शन बी एनएस विश्वनाथन, ऑप्शन सी विरल बी आचार्य और ऑप्शन डी एम राजेश्वर। तो अक्टूबर 2020 में एम राजेश्वर को आरबीआई का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। अब यहां पे कई इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है, जो अधिकांशतः प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उन सभी की जानकारी हमें भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित होनी चाहिए। तो मैं आपको एक बात तो ये बता दूं कि वर्तमान में हमें यह मालूम होना चाहिए, पिछली कई प्रतियोगी परीक्षाओं में यह पूछा जा चुका है कि वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है। रेलवे, एसएससी और ग्रुप डी के एग्जामों में, हरियाणा ग्रुप डी के एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान में गवर्नर कौन है। तो भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान में गवर्नर जो हैं वो शक्तिकांत दास हैं। ये इस समय जो हैं वो गवर्नर हैं आरबीआई। शक्तिकांत दास जो है वो आरबीआई के गवर्नर हैं। अब एक बात और जो है वो कई बार सैकड़ों बार ये पूछी जा चुकी है कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है, आरबीआई की जो स्थापना है वो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। ये बहुत डेट और ईयर हमें बिल्कुल अच्छी तरह से याद होना चाहिए कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है वो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। और कितनी पूंजी के साथ हुई थी? 5 करोड़ रुपए की अधिकृत पूंजी के साथ 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। अब यह प्रश्न दूसरी तरह से भी पूछ लिया जाता है, तो वो किस तरह पूछ लिया जाता है कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो भारतीय रिजर्व बैंक का नेशनलाइजेशन जो है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण जो है वो 1 जनवरी 1949 को हुआ। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण या नेशनलाइजेशन जो है वो 1 जनवरी 1949 को हुआ। तो इसमें हमने आपको और एक क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकता है कि भारतीय रिजर्व बैंक में अधिकतम कितने डिप्टी गवर्नर हो सकते हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक में अधिकतम 4 डिप्टी गवर्नर और 1 गवर्नर होता है। और एक बात आपको यह बता दें कि एम राजेश्वर ने किसका स्थान लिया है डिप्टी गवर्नर के स्थान पर? तो एम राजेश्वर ने जो है वो एनएस विश्वनाथन का स्थान लिया है, जिन्होंने हाल ही में स्वास्थ्य कारणों से अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। वर्ष 2020 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? ऑप्शन ए लुइस ग्लक, ऑप्शन बी पीटर हैंडका, ऑप्शन सी ओल्गा तुर्गाचुर्क और ऑप्शन डी ग्रेग एबरनू। तो वर्ष 2020 अक्टूबर में नोबेल पुरस्कारों की घोषणा की गई है। एक बात आपको और मालूम होनी चाहिए कि नोबेल पुरस्कार, प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है कि नोबेल पुरस्कार कितने श्रेणियों में दिए जाते हैं। तो नोबेल पुरस्कार जो है वो 6 श्रेणियों में दिए जाते हैं। वो 6 श्रेणियां कौन कौन सी हैं? पहली भौतिक चिकित्सा शास्त्र, दूसरी भौतिक विज्ञान, तीसरी रसायन विज्ञान, चौथी शांति, 5वां साहित्य और 6ठा अर्थशास्त्र। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूं। पहली जो 6 श्रेणियों में नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष प्रदान किए जाते हैं, पहला क्या हुआ? चिकित्सा विज्ञान, दूसरा भौतिक विज्ञान, तीसरा रसायन विज्ञान, चौथा शांति, 5वां साहित्य और 6ठा अर्थशास्त्र। तो हाल ही में नोबेल पुरस्कारों की घोषणा की गई है। अक्टूबर में नोबेल पुरस्कारों की घोषणा की जाती है और 10 दिसंबर को यह पुरस्कार जो है वो वितरण, अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर यह पुरस्कार वितरित किए जाते हैं। तो हमारा प्रश्न क्या था कि वर्ष 2020 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? तो इसकी घोषणा की गई है, लुइस ग्लक को प्रदान किया जाएगा। साहित्य का लुइस ग्लक जो हैं वो अमेरिका की साहित्यकार हैं
और ये 77 वर्षीय कवियत्री जो हैं या साहित्यकार हैं, ये न्यूयॉर्क में जन्मी हैं और इन्हें किस उपन्यास की, किस काव्य संग्रह के लिए ये पुरस्कार दिया जाएगा। प्रश्न जैसे एग्जाम का लेवल कठिन होता जाता है, वैसे वैसे थोड़े एग्जामों में यह भी पूछ लिया जाता है कि वर्ष 2020 का नोबेल साहित्य का पुरस्कार लुईस ग्लक के किस काव्य संग्रह के लिए प्रदान किया गया है। हो सकता है नाम वो क्वेश्चन में ही खोल दें, ये पूछ लें कि किस काव्य संग्रह के लिए उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो उन्हें जो है वो एवर्नो उपन्यास के लिए, एवर्नो काव्य संग्रह के लिए, एवर्नो काव्य संग्रह के लिए उन्हें इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। और इनसे रिलेटेड फैक्ट क्या है? और इनसे रिलेटेड फैक्ट यह है कि इन्हें जो 119 वर्ष के नोबेल पुरस्कार के इतिहास में ये 16वीं महिला हैं जिन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। 119 वर्ष के इतिहास में ये 16वीं महिला हैं जिन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। अब आपको एक बात और बता दें, इन्हें वर्ष 2020 का नोबेल साहित्य पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। इन्हें वर्ष 2019 में 19 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था पीटर हैंड का, और ओल्गा तोकाचुक जो हैं इन्हें वर्ष 2018 में जो है वो नोबेल साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया था। इस पुरस्कार के अंतर्गत क्या दिया जाता है यह भी हमें मालूम होना चाहिए कि नोबेल पुरस्कार की राशि कितनी है। हो सकता है कोई भी नहीं पूछे कि साहित्य का कैसे दिया, चिकित्सा का कैसे दिया, शांति का कैसे दिया, ये पूछ लिया जाए कि नोबेल पुरस्कार की राशि कितनी है। तो नोबेल पुरस्कार में पुरस्कार प्राप्तकर्ता को 1 करोड़ स्वीडिश क्रोना, 1 करोड़ स्वीडिश क्रोना की राशि प्रदान की जाती है। 1 करोड़, यहां मैं स्वीडिश क्रोना क्यों लिख रहा हूं कि स्वीडन की मुद्रा है, स्वीडिश क्रोना। स्वीडन की मुद्रा क्या है? क्रोना है। तो 1 करोड़ स्वीडिश क्रोना जो है वो पुरस्कार स्वरूप और 1 स्वर्ण पदक भी प्रदान किया जाता है। तो 1 करोड़ स्वीडिश क्रोना जो है वो उसका रुपए में मूल्य जो है लगभग 8.17 करोड़ रुपए भारतीय मुद्रा के हिसाब से उसका मूल्य है। तो पुरस्कार राशि जो है वो 1 करोड़ स्वीडिश क्रोना कह लें या लगभग 8.25 करोड़ रुपए भारतीय मुद्रा में हम कह सकते हैं। अब आते हैं हम क्वेश्चन 5 पर। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का हाल ही में निधन हो गया है का संबंध किस पार्टी से था? ऑप्शन ए भारतीय जनता पार्टी, ऑप्शन बी जनता दल यू, ऑप्शन सी जनता दल एस और ऑप्शन डी लोक जनशक्ति पार्टी। तो यहां पर जो सही उत्तर है या सही विकल्प है तो वो लोक जनशक्ति पार्टी है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का निधन हो गया है। वह लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक थे, उन्होंने ही इस पार्टी की नींव रखी थी। तो यहां तो हमें यह मालूम पड़ गया कि वो लोजपा के नेता थे, वो लोजपा के नेता थे, लोक जनशक्ति पार्टी के नेता थे। लेकिन जरूरी नहीं है प्रश्न इसी तरह आ जाए। प्रश्न इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान जिनका हाल ही में निधन हो गया है किस विभाग के मंत्री थे। तो हमें यह भी मालूम होना चाहिए कि रामविलास पासवान के पास किस मंत्रालय का प्रभार था या किस विभाग के वो मंत्री थे। तो रामविलास पासवान जो है वो कैबिनेट स्तर के उपभोक्ता खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के मंत्री थे। तो रामविलास पासवान थे वो केंद्रीय उपभोक्ता खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के मंत्री थे। अब इनके बारे में और क्या क्या रिलेटेड फैक्ट है वो मैं आपको बता दूं। ये जो थे वो 8 बार लोकसभा सदस्य, 8 बार रामविलास पासवान जो है वो लोकसभा के सदस्य चुने गए थे। 8 बार लोकसभा के सदस्य चुने गए थे और 2 बार जो है वो ये राज्यसभा के सदस्य चुने गए थे और 1 बार जो है वो रामविलास पासवान जो है वो विधानसभा के सदस्य रहे थे। 1 बार विधानसभा के सदस्य रहे थे। वर्ष 1969 में ये पहली बार बिहार से विधायक बने थे। सोशलिस्ट, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी की प्रत्याशी थे और उन्होंने उसमें चुनाव में जीत प्राप्त की थी। 1969 में ये पहली बार जो है वो विधानसभा के सदस्य बने थे और वर्ष 1977 में ये पहली बार जो है वो लोकसभा के सदस्य जनता दल उम्मीदवार के रूप में पहली बार लोकसभा के लिए चुने गए थे। पहली बार लोकसभा के सदस्य
लोकसभा के सदस्य बनी थी। और एक प्रश्न किस तरह से बन सकता है कि लोक जनशक्ति पार्टी जिसकी स्थापना रामविलास पासवान ने की थी, किस वर्ष की थी? तो इसका उत्तर क्या होगा? वर्ष 2000 में रामविलास पासवान ने लोक जनशक्ति पार्टी की स्थापना की थी। और अब बात क्या आती है वर्तमान में, यहां पर थोड़ा सा हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि वर्तमान में लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष कौन हैं। तो वर्तमान में लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। 9 अक्टूबर 2020 को जारी मौद्रिक नीति समीक्षा में रेपो दर कितनी रही? ऑप्शन ए 5.25%, ऑप्शन बी 4.40%, ऑप्शन सी 4% और ऑप्शन डी 3.35%। तो यहां पर जो सही उत्तर है, सही विकल्प है, वो है सी। 9 अक्टूबर 2020 को जारी मौद्रिक नीति समीक्षा में रेपो दर जो है वो 4% रही। इसे पूर्व की भांति 4% ही रखा गया। इस बार ना कोई वृद्धि की गई और ना कोई कमी की गई। पिछली बार अगस्त 2020 में जब मौद्रिक नीति समीक्षा जारी हुई थी तब भी रेपो रेट को 4% पर ही रखा गया था। अब ये तो हो गई रेपो दर। अब हमें बैंकिंग परीक्षाओं की दृष्टि से यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण रहता है, तो हमें यह भी मालूम होना चाहिए रेपो रेट के साथ साथ कि रिवर्स रेपो रेट भी वर्तमान में कितनी है। तो वर्तमान में रिवर्स रेपो रेट जो है वो 3.35% है। ये जो हुई ये रिवर्स रेपो दर हुई, ये रिवर्स रेपो दर। अब बात क्या आती है कि रेपो दर क्या होती है? रेपो दर वह दर होती है जिस पर रिजर्व बैंक अल्पकालीन अवधि के लिए, शॉर्ट पीरियड के लिए बैंकों को ऋण देता है और इससे बैंकों को ऋण की जो होती है वो प्रतिशत कम करने में सफलता, लोन जो बांटे होते हैं बैंक में उसके उस लोन पे जो इंटरेस्ट होती है उसको कम करने में सहायता मिलती है। अब क्या आता है रिवर्स रेपो रेट क्या होती है? तो रिवर्स रेपो रेट वो होती है जिसमें रिजर्व बैंक जो होता है वो बैंकों से धन ले लेता है। अब रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में फर्क क्या हो गया कि रेपो रेट में क्या होता है, बैंक जो होता है, रिजर्व बैंक जो होता है वो बैंकों को ऋण देता है और रिवर्स रेपो रेट में बैंकों से ऋण लेता है। ठीक है। अब एक बात और बता दें कि हाल ही में केंद्र सरकार ने जो है मौद्रिक नीति समिति में तीन स्वतंत्र सदस्यों की नियुक्ति की है। उन तीनों सदस्यों के नाम क्या क्या हैं? पहला नाम है आशिमा गोयल, दूसरा शशांक भिडे और तीसरा जयंत वर्मा। तीन मौद्रिक नीति समिति में जो 3 सदस्यों की नियुक्ति की है उनके नाम है आशिमा गोयल, शशांक भिडे और जयंत वर्मा। इन 3 सदस्यों की मौद्रिक नीति समिति में स्वतंत्र सदस्य के रूप में इनकी नियुक्ति की गई है। एक बात और आपको बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय जो है, हेड ऑफिस जो है वो मुंबई में है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। जॉर्डन का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए विशार अल खासानी, ऑप्शन बी काबूस सईद, ऑप्शन सी जोनास एडर और ऑप्शन डी अदामा बैरू। तो यहां पर जो उत्तर सही है या विकल्प सही है वो ए, विशार अल खासानी को जॉर्डन का नया प्रधानमंत्री अक्टूबर 2020 में नियुक्त किया गया है। अब इससे रिलेटेड फैक्ट क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या रिलेटेड फैक्ट हमें मालूम होने चाहिए। तो जॉर्डन की कैपिटल क्या है? तो जॉर्डन की कैपिटल या जॉर्डन की जो राजधानी है वो अम्मान है। जॉर्डन की राजधानी जो है, अक्सर देशों की राजधानी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ ली जाती है। और जॉर्डन की करेंसी क्या है? तो जॉर्डन की जो करेंसी है वो जॉर्डन दिनार है। जॉर्डन दिनार। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। वर्ष 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? पहला ऑप्शन है विश्व बैंक, दूसरा ऑप्शन है विश्व आर्थिक मंच और तीसरा ऑप्शन है विश्व खाद्य कार्यक्रम और चौथा ऑप्शन है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो यहां पर जो सही उत्तर है वो है तीसरा ऑप्शन सी, विश्व खाद्य कार्यक्रम। वर्ष 2020 का
शांति का नोबेल पुरस्कार जो है वो विश्व खाद्य कार्यक्रम वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को प्रदान किया जाएगा। इसका जो है ये कहां स्थित है विश्व खाद्य कार्यक्रम, ये रोम में स्थित है और वर्ष 1961 में इसकी स्थापना की गई थी। और इस संगठन का, संयुक्त राष्ट्र के इस संगठन का उद्देश्य आपदा प्रभावित लोगों को 2 वक्त का भोजन उपलब्ध कराना है। पिछले वर्ष इसने 88 देशों में 10 करोड़ लोगों को भोजन उपलब्ध कराया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना कहां की गई है? ऑप्शन ए गोरखपुर, ऑप्शन बी मोदीनगर, ऑप्शन सी वाराणसी और ऑप्शन डी लखनऊ। तो यहां पर जो विकल्प सही है वो है मोदीनगर। उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन जो है हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा किया था। यह निजी क्षेत्र की सहायता से स्थापित की गई है और यहां पर लिक्विड 150 मीट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन का प्रतिदिन उत्पादन होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। प्रत्येक ग्रामीण घर में जल कनेक्शन प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? प्रत्येक ग्रामीण घर में जल कनेक्शन प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी गोवा और ऑप्शन डी केरल। तो यहां पर जो सही उत्तर है या सही विकल्प है वो है गोवा। ग्रामीण घर में जल कनेक्शन उपलब्ध कराने वाला देश का पहला राज्य गोवा है। अब यहां पर इससे रिलेटेड फैक्ट क्या क्या हो सकते हैं? एक तो गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? तो वर्तमान में गोवा के जो सीएम है, मुख्यमंत्री, वो प्रमोद सावंत हैं। गोवा के मुख्यमंत्री जो हैं वो प्रमोद सावंत हैं और वर्तमान में गोवा के जो राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं, वर्तमान में जो गोवा के राज्यपाल हैं वो भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी गोवा के राज्यपाल हैं। आज का ये सेशन यहीं समाप्त होता है। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं ई विद्या वीकली करंट अफेयर्स में। तब तक के लिए धन्यवाद।